संडे स्पेशल के साथ साथ पुलिसनामा। लेकिन पहले संडे स्पेशल, क्योंकि संडे स्पेशल में हम मिलवाने जा रहे हैं वरिष्ठ अधिवक्ता और समाज सेवी ओपी शर्मा से। आज जब न्यायपालिका हर तरफ से चर्चाओं में है, न्यायपालिका के दो प्रमुख स्तंभ जजेस यानी कि न्यायाधीश और वकील यानी कि अधिवक्ता सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चाओं के केंद्र में है। और फिल्मों में तो न्याय दिलाने की आशा और न्याय मिलने की आखिरी उम्मीद सिर्फ कोर्ट और न्यायालय ही नजर आते हैं। तो लोकतंत्र के इस स्तंभ से बात करना बहुत जरूरी बन जाता है। वरिष्ठ अधिवक्ता ओपी शर्मा आज हमारे साथ हैं और जीवन के चौथे वसंत में प्रवेश कर चुके वरिष्ठ अधिवक्ता ओपी शर्मा अपने अनुभवों से न केवल पुलिस तंत्र के लिए बल्कि अधिवक्ताओं के लिए भी मूल मंत्र की पूरी किताब दे रहे हैं। वकीलों में क्या क्या गुण होने चाहिए उन्होंने सिटी हलचल के साथ बातचीत में बताया। वकीलों का क्या धर्म है ये भी सिटी हलचल के साथ उन्होंने बताया। वकील कैसे सबूतों को प्रभावी तरीके से पेश कर सकता है, सिटी हलचल के साथ वकीलों को उन्होंने लेसन दिया। सिटी हलचल के साथ इस विशेष बातचीत में सौरभ हत्याकांड की मुख्य आरोपी मुस्कान को फांसी की सजा तभी मिल सकती है जब पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़कर सबूतों को सिलसिलेवार पेश करके अदालत के सामने रखे। ये भी अनुभवी वकील ओपी शर्मा ने बताया। नवोदित वकीलों के लिए ओपी शर्मा ने कहा, आप अपना ज्ञान बढ़ाइए, मेहनत करिए और जूनियर वकील बनकर कम से कम 1 साल कोर्ट की कल्चर सीखिए, तभी आप प्रभावशाली वकील बन पाएंगे। देखिए सिटी हलचल पर वरिष्ठ अधिवक्ता और समाज सेवी ओपी शर्मा से ये दिलचस्प बातचीत। संडे स्पेशल में स्वागत है आपका। और संडे स्पेशल में हमारी हमेशा से कोशिश रहती है कि आपको मेरठ की उन शख्सियतों से मुलाकात कराएं जिन्होंने न केवल आम जनता के लिए काम किया है बल्कि लोकतंत्र के एक स्तंभ को बड़ी मजबूती से थामे रखा है, जो न्याय की बात करते हैं, न्याय के लिए लड़ते हैं और न्याय की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए तन मन और धन सब लगाने के लिए तैयार हैं। और ऐसे में हमें मौका मिला हनुमान जयंती के अवसर पर मेरठ के प्रसिद्ध और ईमानदार, वर्ड पे जरा गौर करिएगा, ईमानदार वकील डॉक्टर ओपी शर्मा से मिलने का। जी हाँ, आशीर्वाद तो हमको मिला ही मिला, लेकिन साथ ही साथ इस दौर में जब न्यायालय, न्याय और कानून को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं, तो मेरठ के नामी प्रसिद्ध वकील ओपी शर्मा जी से मुलाकात बनती थी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार जी। आप उस दौर के प्रतिनिधि हैं जब वकालत बिरले लोग किया करते थे, इंजीनियर और डॉक्टरों से ज्यादा वकीलों की अहमियत हुआ करती थी। एक्चुअली वकील की अहमियत हुआ नहीं करती थी, आज भी है जी। क्योंकि हमारे गुरु कहते थे कि डॉक्टर आदमी का जीवन बचाता है और मात्र 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये फीस लेता है, और एडवोकेट हज़ारों में फीस लेता है और किसी के यहाँ नहीं जाता, सब लोग उसके यहाँ आ जाते हैं। इसका क्या कारण है? तो वो बताते थे कि एडवोकेट आदमी के जीवन का ऑनर बचाता है और डॉक्टर आदमी का जीवन बचाता है। बिना सम्मान और बिना ऑनर के, बिना डिग्निटी के जीवन बेकार है। इसलिए एडवोकेट की कीमत हमेशा से रही है और आज भी है और हमेशा रहेगी। लेकिन आज पढ़ने लिखने वाले लोग नहीं हैं आपके प्रोफेशन में, ये फीडबैक ये बात सही है कि आज की जो पीढ़ी है, जो हमारे नए नए नौजवान एडवोकेसी करके आ रहे हैं, वो शॉर्टकट पे चलने का ज़्यादा काम करते हैं। जबकि हमारे टाइम से जब वकालत शुरू हुई थी, हम लोग वकालत में आए थे, तो उस वक्त सीनियर के पास कम से कम 2-3 साल बैठते थे और सीनियर से कोर्ट के नॉर्म
कोर्ट की मर्यादाएं, कोर्ट का काम करने का तरीका और ये सब चीज़ें सीखते थे। और यहाँ तक हमारे गुरु हमको सिखाते थे कि जो जूता आपका आवाज़ भी न करे कोर्ट में जाते हुए, और आप कोर्ट का ऐसा ऑनर करें कि कोर्ट का जो डिस्क्रिशन है, कोर्ट का जो विवेक है, वो आपको मिले। इस तरह की शिक्षाएं वो देते थे और इस तरह की परंपराएं वो हमें बताते थे। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं और आजकल के जो नौजवान हैं, वो सीधे आते हैं और सीधे बैठते हैं कचहरी में, और वो जूनियरशिप करना नहीं चाहते, सीखना नहीं चाहते। सबसे बड़ा जो हथियार है किसी भी एडवोकेट का या किसी भी क्षेत्र का, वो उसकी नॉलेज है, वो उसका ज्ञान है, वो उसकी जानकारी है। यदि आपका ज्ञान है और आपको सब चीज़ों की जानकारी है, तो निश्चित रूप से आप पर सबसे बड़ा हथियार है और आप सबसे बड़ा युद्ध, चाहे वो लीगल बैटल हो चाहे वो कोई हो, वो जीत सकते हैं। क्योंकि हमेशा से ये देखा गया है कि ज्ञानी व्यक्ति का हर आदमी सम्मान करता है और ज्ञानी व्यक्ति हमेशा अपने विश्वास और अपने कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता है। सर, आपकी एक बात और काबिले गौर है, आप राजनीति में भी रहे, लेकिन राजनीति को आपने कभी भी वकालत पर हावी नहीं होने दिया। राजनीति में मैं बहुत इंटरेस्टेड था और मैं छात्र जीवन से ही राजनीति में था। और छात्र जीवन में सतपाल मलिक गवर्नर रह चुके, मंत्री रह चुके बहुत बड़े पदों पे, और बहुत सारे साथी हैं मेरे। लेकिन मुकद्दर ने साथ नहीं दिया, मैं तो यही कहूँगा राजनीति में। हालांकि मेरा मन यही कहता था, गुरु मेरे हमेशा मुझसे ये कहते थे, के.डी. शर्मा साहब मेरे गुरु हुआ करते थे, जो अब आज नहीं हैं, लेकिन वो हमेशा मुझसे कहते थे कि तुम एक अच्छे एडवोकेट बन सकते हो और अच्छे एडवोकेट बनो, और तुम्हें एडवोकेसी से ही कुछ मिलेगा, राजनीति में तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। तो मैं उनसे हमेशा कहा करता था कि गुरु, मैं राजनीति करूँगा, मैं एमपी बनूँगा, मिनिस्टर बनूँगा, एमएलए बनूँगा, मैं कानून बनाऊँगा और उस कानून का इंटरप्रिटेशन आप यहाँ वकालत में किया करेंगे। तो वो हंसते थे और कहते थे कि तू मेरी बात नहीं मानेगा। लेकिन अल्टीमेटली यही हुआ कि 91 में मेरठ शहर से मैं टिकट का उम्मीदवार था कांग्रेस से, और 11 में से 9 टिकट हमारे ग्रुप के लोगों को हुए थे। दयानंद गुप्ता, सैयद जकीउद्दीन, राजेंद्र शर्मा, हरशरण सिंह, रेवती शरण मौर्य और सभी लोग, और मेरा टिकट कट के वो धर्म दिवाकर जी का टिकट हुआ था। तो 91 के बाद मैंने ये तय किया कि अब मैं लखनऊ और दिल्ली के चक्कर टिकट के लिए या किसी पद के लिए नहीं लगाऊंगा। और उसके बाद से मैं वकालत में सीरियस हुआ, और वकालत में भी ईश्वर की कृपा रही, आप जैसे भाइयों की और समाज के लोगों की, कि उन्होंने मुझे पूरा अवसर दिया और ईश्वर ने मेरा साथ दिया इस मामले में पूरा। और मुझे आज जैसा भी हूँ आपके सामने हूँ, जो भी नाम या जो भी आप समझते हैं वो आपके सामने है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। एक बड़ा अलग सवाल है, अगर आपके केसेस की हिस्ट्री देखी जाए, कौन सा ऐसा केस है जो आपको बड़ा चुनौतीपूर्ण लगा था और जिसको आप बहुत आराम से निकाल के ले गए? सबसे बड़ा केस जो मुझे याद आता है वो टेररिस्ट, क्योंकि टाडा का मैं एकमात्र वकील था पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और उत्तराखंड जब अलग नहीं बना था तब भी। तो उत्तराखंड की और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक ही कोर्ट हुआ करती थी, डिस्ट्रिक्ट जज मेरठ की कोर्ट। और उस वक्त मैं टाडा का एकमात्र वकील हुआ करता था पूरे उत्तराखंड और पूरे यूपी में। तो उस वक्त एक ही केस मैं आपको टाडा का याद दिलाता हूँ। वैसे तो वो केस वही है जिसमें जसवंत सिंह अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में 3 आतंकवादियों को छोड़ने कंधार गए थे। जसवंत सिंह जी मिनिस्टर थे उस वक्त, वो विदेश मंत्री, और वो उनको छोड़ने गए थे कंधार में। वो 3 आतंकवादी थे, जिसमें एक अहमद उमर सईद शेख था, वो मेरा क्लाइंट था जो मेरठ जेल में रहा। और वो इतना ख़तरनाक टेररिस्ट था, आज भी है वो, कि डैनियल पर्ल एक पत्रकार था, आपको याद हो, अमेरिका का, उसको गर्दन काट करके उन्होंने हलाल करके उसको पूरी वीडियो बना करके भेजी थी
पूरे देश में, पूरी दुनिया में, और उस केस में उसको फांसी की सज़ा हुई थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में है और कराची में है, तो उन लोगों को वहाँ पाकिस्तान में टेररिस्ट को कोई सज़ा वजा का कोई सवाल पैदा नहीं होता, पूरा शेल्टर उन लोगों को मिलता है। तो आज भी ज़िंदा है और आज भी वो अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में काम करता है। तो वो मेरा क्लाइंट था और वो यहाँ से टाडा के केस में उसका निर्दोष साबित हुआ था, और मिस्टर जस्टिस राखरा हुआ करते थे जिन्होंने उसको दोष मुक्त किया था टाडा के केस से, जबकि उसने विदेश के लोगों का अपहरण किया था। ध्रुव कुमार यादव एक इंस्पेक्टर होते थे जो मुलायम सिंह यादव के रिश्तेदार भी होते थे, उनकी हत्या भी हुई थी उसी मामले में। सहारनपुर में एक सिपाही की हत्या हुई थी। तो वो केस ऐसा है जो मुझे हमेशा याद रहता है कि इतने बड़े टेररिस्ट का वकील होने का अवसर मुझे मिला था, और पुलिस वाले कभी आते थे, एसपी वगैरह गवाही देने, तो हमेशा यही कहा करते थे कि आपको टाडा का एडवोकेट नहीं होना चाहिए। तो मैं कहता था, मैं उनका संवैधानिक अधिकार है ये, मैं वकील नहीं बनूंगा, सरकार वकील देगी उनको, तो वकील तो उन्हें मिलना ही है, फिर सरकार पैसा देगी। यदि मुझे टेररिस्ट कोई पैसा दे रहा है तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैंने कहा ये तो लॉ का सिद्धांत है, एक फंडामेंटल फिनोमेना है कि जब तक कोई आदमी न्यायालय से दोषी नहीं ठहराया जाता तब तक वो निर्दोषी माना जाता है। इसलिए कोई भी आतंकवादी जब तक आतंकवादी नहीं है, जब तक कि कोर्ट उसे आतंकवादी डिक्लेयर ना कर दे या उसको सज़ा ना दे दे। आपको कभी इस केस पर महसूस हुआ कि नहीं लड़ना चाहिए था? कभी आया मन में? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं आया, क्योंकि घर पे कुछ कहा लोगों ने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऐसा ज़रूर रहा कि जैसे विक्टोरिया पार्क का कांड हुआ था, विक्टोरिया पार्क का कांड हुआ था, तो उसमें मेरे घर वालों ने भी और समाज के लोगों ने भी ये कहा कि आप उसमें वकील मत बनिए, क्योंकि मैं हमेशा से प्रशासन का और पुलिस का वकील रहा हूँ, बड़े बड़े मामलों में, बड़े बड़े जुडिशल कमीशंस में और उसमें, इसलिए उसमें मुझे ज़रूर कहा कि आप इसमें मत बनिए। एक तिहरा हत्याकांड जो हुआ था, जो आजकल आपका चल रहा है, जिसमें सज़ा हुई है, उसमें भी मुझे कहा गया था कि इसमें भी मैं वकील मुलज़िमों का ना बनूं, तो उसमें भी मैं वकील नहीं बना था। लेकिन बाद में आकर के मुझे वो लड़की थी सिरोही, क्या शीबा सिरोही, उसका वकील मैं रहा, उसकी ज़मानत हो गई हाई कोर्ट से। तो कई ऐसे मसले आए जिसमें मुझे कहा गया कि आप इसमें वकील न बने, लेकिन क्योंकि प्रोफेशनल इथिक्स ये हैं कि हम लीगली किसी भी व्यक्ति को मना नहीं कर सकते कि आपका वकील मैं नहीं बन सकता। मैं फ़ीस आपको बता सकता हूँ कि आप मना कर दें कि मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैं आपका वकील नहीं बन सकता। ये प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है। सर, अंतिम 2 सवाल। कभी आप जुडिशरी में जाने का मन नहीं करा आपका, जुडिशरी में, कि आप जुडिशरी दें, वहाँ जाएं? उस समय तो कंपटीशन आसान था। नहीं, एक्चुअली मैं वकील बनना ही नहीं चाहता था। मैंने आपको बताया कि मेरा पॉलिटिकल एक क्षेत्र था और वही था कि मैं देश की सेवा करूं, एक राजनेता बन के, लेकिन वो नहीं हुआ, तो मैं मजबूरी में वकील बना, और जब मैं वकील बना तब तक जुडिशरी में जाने का अवसर समाप्त हो गया था। सर, नए वकीलों को, नवोदित वकीलों को क्या कहना चाहिए? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि नवोदित वकील सबसे पहले तो वो जूनियरशिप करें, मतलब वो जूनियर बने, सीनियर से, मतलब कोर्ट्स के नॉर्म्स, कोर्ट्स के एटिकेट्स, कोर्ट्स की मर्यादाएं, कोर्ट्स की तरीके सीखें, और सबसे बड़ा जो मेरा ये है कि वो मेहनत करें, पढ़ाई करें, और सब मतलब कानून का ज्ञान प्राप्त करें। कानून हालांकि इतनी बड़ी एक सागर की तरह है, कोई भी आदमी इसका मास्टर नहीं हो सकता, लेकिन हमारे गुरु यही कहा करते थे कि द एडवोकेट शुड बी द मास्टर ऑफ ऑल द आर्ट्स। एक एडवोकेट को हर आर्ट का मास्टर होना चाहिए, क्योंकि उसे इंजीनियर से भी गवाही करानी पड़ती है, डॉक्टर से भी उसे जिरह करनी पड़ती है, लेमैन से भी करनी पड़ती है, प्रोफेसर से भी करनी पड़ती है, तो उसे हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो जिरह और वो सब कर सकता है। द एडवोकेट शुड बी द मास्टर ऑफ ऑल द आर्ट्स। इसलिए मेरा नए जो अपने एडवोकेट साथी आते हैं उनको यही कहना होगा कि वो मेहनत करें,
और अपनी नॉलेज बढ़ाएं और अपना विश्वास और अपने कॉन्फिडेंस के साथ वकालत करें। सर अंतिम सवाल, ये जो सौरभ हत्याकांड हुआ है सर, इसमें कानूनन पक्ष क्या होगा? फांसी हो जाएगी सर? फांसी की तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का केस है, ये परिस्थितिजन्य साक्ष्य है, कोई आई विटनेस नहीं है इस केस का। लेकिन परिस्थितिजन्य साक्ष्य में भी फांसी हो सकती है। रंगा बिल्ला का केस आपको याद होगा दिल्ली का, कि उसमें भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य थी लेकिन उसमें फांसी हुई थी। पैर भी मजबूत चाहिए। हाँ, तो इसमें क्योंकि आई विटनेस कोई नहीं है, परिस्थितिजन्य साक्ष्य होने के बावजूद भी फांसी हो सकती है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि फांसी होगी, क्योंकि आजकल फांसी किसी को होती भी है तो फांसी होती नहीं है। आपको याद हो निठारी कांड याद दिलाता हूँ मैं आपको, गाजियाबाद का, उसमें 7 बार फांसी हो चुकी है सुरेंद्र कोहली नाम के मुलजिम को। मैं उससे मिला भी हूँ, सीबीआई कोर्ट में जाता था वहाँ, तो मेरी मुलाकात होती थी। तो उसको 7 बार फांसी होने के बाद भी उसको आज तक फांसी नहीं हुई। एक बार तो मेरठ जेल में फांसी के लिए जल्लाद भी आ गए थे, बाकायदा रस्सी वस्सी तैयार हो गई थी और उसको सुबह फांसी होनी थी। और जैसे ही उसको फांसी होने के लिए सुबह लाया गया, उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया कि स्टे की जाती है। तो फांसी होने के बाद भी फांसी नहीं होती, लेकिन आजीवन कारावास फांसी से ज़्यादा बड़ी सज़ा है, क्योंकि उसमें सीधा सीधा कानून है कि आदमी की जब तक अंतिम सांस जुडिशल कस्टडी में नहीं निकलेगी, सज़ा कब भोगते हुए नहीं निकलेगी, तब तक वो सज़ा भोगेगा। इसलिए फांसी से ज़्यादा है कि तिल तिल करके रोज़ाना मरता है वो आजीवन कारावास में। तो आजीवन कारावास और फांसी 2 ही सज़ाएँ हैं। तो आजीवन कारावास तो सुनिश्चित है, यदि पुलिस ने और अभियोजन पक्ष ने अपनी परिस्थितिजन्य साक्ष्य को कायदे से और कड़ी से कड़ी जोड़ करके इस केस को प्रस्तुत किया न्यायालय के सामने। तो सज़ा का केस तो है ही है, कोई बात ही नहीं है। लेकिन बात वही है कि साक्ष्य को, हर साक्ष्य की कड़ी जोड़ करके इनको करना पड़ेगा। तो एक मुलाकात एक इंस्टीट्यूशन से, संस्थान से, जिन्होंने वकालत को जिया है, राजनीतिक आकांक्षाओं से अलग वकालत को लेकर आम आदमी के साथ जुड़ने का जो सौभाग्य ओपी शर्मा जी को मिला है, वो आपके सामने रखा है। जो वकील बनना चाहते हैं, वकालत करना चाहते हैं, उनको ये इंटरव्यू ज़रूर सुनना चाहिए और जानना चाहिए ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है, कड़ी से कड़ी जोड़ना कितना महत्वपूर्ण है। अपने सहयोगी राजेश के साथ के संडे स्पेशल।